आपका हमारे करंट अफेयर का जो सेशन है उसमें। तो आज अपन अपना जो करंट अफेयर का टॉपिक है उसमें लेके आए हैं केंद्रीय सूचना आयोग यानी कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन CIC। तो अपन अब इसके बारे में चर्चा करेंगे कि पहली बात तो ये टॉपिक अपन ने क्यों लिया है, क्यों चर्चा में है CIC। इसके अलावा CIC में अपन ये चीज़ पढ़ेंगे कि CIC का गठन कब हुआ, इसकी शक्तियाँ क्या है, इसकी संरचना क्या है, यानी कि इसमें कितने मेंबर होते हैं, इसका सदस्य कौन होते हैं, इसका अध्यक्ष कौन होता है, और लास्ट एक चीज़ देखेंगे कि इसका सदस्य इसके अलावा कि ये क्या इसकी शक्तियाँ हैं, क्या कार्य करता है, फंक्शन क्या है इसके। और एक लास्ट चीज़ जो देखेंगे वो देखेंगे कि RTI का जो एक्ट है, RTI एक्ट था 2005 का, ओरिजिनल RTI एक्ट था 2005 का। इसमें संशोधन किया है कब, RTI 2019 में। 2019 में जो संशोधन हुआ है वो RTI एक्ट 2019 का संशोधन देखेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो संशोधन, इसलिए वो सारी चीज़ें अपन देखेंगे इसमें आगे वाले जो सेक्शन है उसमें। तो अपन चलते हैं इसमें। सबसे पहले पहला जो रीजन है उसकी जो चर्चा का पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है वो है विमल जुल्का साहब। विमल जुल्का साहब कौन है, इनको केंद्रीय सूचना आयोग का अगला मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया। तो विमल जुल्का साहब कौन है, ये पहले क्या थे, सचिव थे, किसमें, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन क्या थे, सचिव थे। और अब इनको क्या नियुक्त किया गया है, CIC यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, किसका, केंद्रीय सूचना आयोग का। तो इसके कारण ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट होने का यानी जो चर्चा में होने का रीजन है वो है RTI 2019 का संशोधन। RTI एक्ट का 2019 का जो संशोधन है उसके कारण ये टॉपिक चर्चा में है। तो पहली बात तो अब क्वेश्चन क्या बन सकता है कि अपना जो CIC है उसका मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि CIC कौन है, विमल जुल्का साहब। दूसरी बात है कि इनके पहले सुधीर भार्गव साहब थे। सुधीर भार्गव कब रिटायर हुए थे, 11 जनवरी को रिटायर हुए थे, 11 जनवरी 2019 को। और इनकी नियुक्ति कब हुई है, अभी मार्च में ही हुई है, इन्होंने शपथ ली है 2020 में। इसके कारण ये टॉपिक चर्चा में है। तो अब सबसे पहले अपन देखेंगे केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में। केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में देखेंगे, उसका संगठन यानी कि इसकी स्ट्रक्चर क्या है, उसके सदस्य कौन होते हैं, कौन इनको नियुक्त करता है, क्या इसकी शक्तियाँ हैं, वो सारी चीज़ें अपन आगे वाले अपने सेक्शन में देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन यानी कि इसका गठन यानी कि इसका संगठन यानी कि इसकी स्ट्रक्चर क्या है, कब ये अस्तित्व में आया, कौन से एक्ट के अधीन आया, वो सारी चीज़ देखते हैं। तो सबसे पहला है कि सूचना के अधिकार अधिनियम। आप सब जानते होंगे कि RTI एक्ट कब आया था, 2005 में RTI एक्ट आया था। अब है कि RTI एक्ट कब आया था, पहले यही देख रहे थे अपन कि आया था 2005 में, और जो लागू हुआ यानी कि संसद में पारित हुआ था जून 2005 में, लेकिन पूरे ये देश में लागू कब हुआ था, 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। और लेकिन एक चीज़ थी कि ये अपन जैसे जम्मू और कश्मीर की ये कहाँ लागू था RTI एक्ट, क्या पूरे देश में लागू था जब 2005 में लागू हुआ, नहीं, जम्मू और कश्मीर के अलावा पूरे देश में लागू हुआ था। लेकिन आपको पता है 5 अगस्त 2019 को 370 को अबॉलिश करने के बाद में, 370 धारा 370 को हटाने के बाद में वहाँ क्या हो गया है, ये एक्ट वहाँ पे भी यानी जम्मू और कश्मीर में भी अभी लागू है। तो अब क्वेश्चन क्या बन सकता है कि पूरे देश में लागू है या जम्मू कश्मीर में नहीं है, तो पूरे देश में लागू है, जम्मू कश्मीर में भी ये लागू है। तो पहली चीज़ हो गई, कब लागू हुआ, 12 अक्टूबर 2005 से पूरे देश में, जम्मू कश्मीर को इंक्लूड करके 5 अगस्त के बाद से। अब है, मैंने आपको बताया था कि ये कौन सी संविधान संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, स्टेचुरी यानी कि संवैधानिक है या फिर सांविधिक या वैधानिक संस्था। तो क्योंकि एक्ट के अधीन बनी है, मैंने बताया था किसी भी जो एक्ट के अधीन बनती है संस्था वो क्या होती है, सांविधिक यानी कि स्टेचुरी बॉडी होती है। तो CIC भी क्या है, एक प्रकार की सांविधिक यानी कि स्टेचुरी बॉडी है। अब है कि केंद्रीय सूचना आयोग की जरूरत कहाँ पड़ी, यानी कि एक तो RTI की जरूरत कहाँ पड़ी, दूसरी ये RTI के अधीन ही केंद्रीय सूचना आयोग यानी कि जो CIC है उसकी जरूरत कहाँ पड़ी। तो सूचना के अधिकार यानी कि जो प्रशासन है, अपना गवर्नमेंट है वो क्या काम कर रही है, इसकी इन्फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, जनता के पास होनी चाहिए। क्योंकि आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 को अपने को क्या देता है, राइट टू एक्सप्रेशन यानी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देता है। लेकिन जब तक आपके पास सूचना नहीं है तो आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का क्या यूटिलाइजेशन कर सकते हो, नहीं ना। तो इसी के अंतर्गत यानी कि आपका फंडामेंटल राइट 19 को कंप्लीट बनाने के लिए और प्रशासन में भ्रष्टाचार को कम करने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, भ्रष्टाचार को कम करने के लिए, भाई भतीजावाद को कम करने के लिए, और जो ऑफिसर्स हैं उनके जो राइट्स हैं उनका दुरुपयोग रोकने के लिए, उन सब के लिए एक एक्ट आया, RTI एक्ट 2005 में आया।
इसी यानी कि इसका उद्देश्य क्या आ जाए, एक लाइन में मैं बोलूँ तो ट्रांसपेरेंसी, यानी जो सिस्टम है उसमें ट्रांसपेरेंसी के लिए ये सिस्टम यानी कि ये एक्ट आया और इसके अधीन CIC बनी कब, 12 अक्टूबर 2005 को। अब है एक क्वेश्चन ये होता है कि इसका नोडल मंत्रालय, कई बार क्वेश्चन क्या UPSC स्टेट PCS में क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि नोडल मंत्रालय यानी कि इस डिपार्टमेंट यानी कि ये संस्था है, ये आयोग है, इसका नोडल मंत्रालय मतलब इसका जो ऑब्जर्वेटरी बॉडी है वो कौन सी है, तो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, इसका क्या है, नोडल विभाग है। तो ये हुआ इसका गठन 2005 में गठन हुआ, RTI एक्ट में हुआ, इसलिए सांविधिक संस्था है। इसके अलावा क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, ट्रांसपेरेंसी, भ्रष्टाचार को खत्म करना, और इसका जो डिपार्टमेंट है नोडल मंत्रालय वो क्या है, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग। अब आगे चलते हैं। अब है इसकी संरचना, इसकी संरचना का मतलब क्या समझ रहे हो आप, इसकी संरचना से क्या मतलब है, इसकी संरचना से मतलब है कि इसमें कितने सदस्य हैं यानी कि मेंबर्स कितने हैं, इसके अलावा इनकी नियुक्ति कौन करता है, कौन अपॉइंटमेंट करता है, और इनको हटाने की क्या प्रोसेस है, उनका कार्यकाल यानी कि इनका टेन्योर क्या है, इनकी वेतन और सेवा शर्तें क्या है, वो सब चीज़ें किस में आती हैं, संरचना में। तो पहला चीज़ देखिए कि केंद्रीय सूचना आयोग यानी कि CIC में एक मुख्य केंद्रीय सूचना आयुक्त यानी कि CIC चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है, और 10 से अधिक यानी कि मैक्सिमम कितने होते हैं, 10 से अधिक नहीं, 10 से अनअधिक, ये थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें, तो 10 यानी कि मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 10। तो मैक्सिमम 10 सदस्य हो सकते हैं, 1+10, एक अध्यक्ष होता है, और अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, जिनको बोलते हैं सूचना आयुक्त, ये होता है मुख्य सूचना आयुक्त जिसको अध्यक्ष बोलते हैं। तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, ये 10, तो 1+10, एक अध्यक्ष और 10 अधिकतम सदस्य। पहला आपका ये डाउट दूर होना चाहिए। दूसरा, इनकी नियुक्ति यानी कि इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो राष्ट्रपति जी, इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, राष्ट्रपति जी करते हैं। लेकिन राष्ट्रपति जी डायरेक्ट करते हैं नहीं, एक कमेटी होती है, एक समिति होती है, वो समिति मैंने आपको CVC में भी बताया था। CVC में भी क्या होती है, कमेटी एक नाम रिकमेंडेशन करती है, वो उनका राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, उनको नियुक्त करते हैं। वैसे ही सेम प्रोसेस इसमें भी होती है कि एक कमेटी होती है 3 मेंबर की, 3 सदस्य की, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री जी होते हैं। एक कौन होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन होता है। CVC में था कौन थे, CVC में थे गृह मंत्री, लेकिन यहाँ पे कौन होता है, प्रधानमंत्री जी एक किसी भी केंद्रीय मंत्री को क्या कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। यहाँ गृह मंत्री होना जरूरी नहीं है, लेकिन CVC में क्या होता है, होम मिनिस्टर होता है। तो 3 सदस्यीय मेंबर क्या होगी, 3 सदस्यीय जो कमेटी है ये किसी भी नाम का रिकमेंडेशन करेगी, नाम किसके पास जाएगा, राष्ट्रपति जी के पास। ये फिर जिनका भी नाम रिकमेंड होगा उसको क्या कर देंगे, नियुक्त कर देंगे। अब है आगे वाली चीज़ कि कुछ क्या कंडीशंस भी होनी चाहिए कि किसको सदस्य आप नियुक्त करोगे, क्या क्वालिफिकेशन, एक तरह से क्वालिफिकेशन उनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो सबसे बड़ी जो क्वालिफिकेशन सबसे मेन है वो पहली बात तो है कि सार्वजनिक जीवन में यानी कि जो पब्लिक लाइफ है उसमें क्या होनी चाहिए, ख्याति प्राप्त यानी कि रेपुटेटेड होना चाहिए। इसके अलावा क्या हो सकता है, मैनेजमेंट है, पत्रकारिता है, विज्ञान साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, मास मीडिया है, सोशल सर्विस है, इनमें क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस। ऐसे सदस्यों को क्या कर सकते हो आप, CIC का सदस्य नियुक्त कर सकते हो। दूसरा है, एक कंडीशन ये भी होनी चाहिए कि जो सदस्य नियुक्त कर रहे हो वो किसी भी राज्य या संघ शासित प्रदेश का विधानसभा का सदस्य या फिर लोकसभा यानी कि संसद का भी किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, किसी भी राजनीतिक दल या व्यवसाय के साथ जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए और लाभ के पद पे नहीं रहना चाहिए। कुछ क्या है, कंडीशन शर्त हैं और कुछ क्वालिफिकेशंस ये हैं उनकी। ठीक है, फिर अब आगे देखते हैं। एक चीज़ आप यहाँ पे सोचोगे कि इनका टेन्योर, आपने हमें कार्यकाल नहीं बताया इनका कि कार्यकाल क्या है। दूसरी चीज़ आपने एक तो टेन्योर यानी कि कितनी साल कार्यकाल होता है, और दूसरा इनका वेतन भत्ते क्या है। तो मैं ये वाली चीज़ थोड़ा सा आगे करूँगा। उसमें क्या होगा, अपना RTI संशोधन, RTI एक्ट 2005 में संशोधन हुआ है 2019 में, एंड 2019 में उसका संशोधन हुआ है। उसमें अपन ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे आगे, देखना। अब है एक चीज़ की हटाने की क्या प्रोसेस है, यानी कि जो CIC है यानी कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है और इसके अन्य सूचना आयुक्त हैं, उनको हटाने की क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहला हो सकता है इसके आधार क्या है, किस बेसिस पे इनको हटा सकते हैं। तो एक तो हो सकता है कि वो दिवालिया हो गए हो, तो एक हो सकता है कि वो किसी न किसी अपराध में दोष सिद्ध हो गए हो। इसके अलावा क्या हो सकते हैं कि वो अपने पदावधि यानी कि जो अपना टेन्योर है उस दौरान वो क्या है, किसी दूसरे काम, अन्य यानी कि जिस काम में लगे हुए हैं उसके अलावा भी कहीं पे क्या है,
जॉब कर रहे हो, जैसे कि ये CIC में तो काम कर ही रहे हैं, किसी कंपनी में भी ये क्या है CMD बने हुए हैं, MD बने हुए हैं, वहाँ पे भी पैसे ले रहे हैं, सैलरी ले रहे हैं, तो उनको वहाँ से क्या हटाने का वो आधार हो सकता है। इसके अलावा एक है कि साबित कदाचार या असमर्थता, यानी कि कुछ ऐसा करप्शन किया हो या कुछ असमर्थता हो या सक्षमता हो, तो इस आधार पे राष्ट्रपति जी इनको हटा सकते हैं, लेकिन ये डायरेक्टली नहीं हटा सकते। इसके लिए क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट को क्या होगी, रिपोर्ट दी जाएगी, सुप्रीम कोर्ट इनकी इस चीज़ की जांच करेगा, इसके बाद में वो रिपोर्ट किसको देगा, राष्ट्रपति जी को, फिर राष्ट्रपति जी इनको क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ये वाली इसकी प्रोसेस होती है। तो ये इनके हटाने के आधार हो गए। अब देखते हैं कि केंद्रीय सूचना आयोग, ठीक है, आप केंद्रीय सूचना आयोग की बातें कर रहे हो, इतनी सारी चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन इसका कुछ फंक्शन तो होगा ना, तो इसकी क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्यों है ये इंपॉर्टेंट, वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो इनकी जो फंक्शन है, यानी कि इनकी जो शक्तियाँ हैं, पावर है और जो फंक्शंस हैं, उनका उल्लेख कहाँ है, जो RTI एक्ट है उसकी धारा 18, 19, 20 एंड 25 ये है, ये अपने काम की है नहीं। लेकिन आप देखेंगे कि काम की चीज़ क्या है, क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन बन सकता है कि इसके फंक्शन क्या है। तो ये क्या होता है, जैसे आप गए, आपने RTI लगाई, आपने जैसे मान लो कहीं पे शिक्षा डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वहाँ शिक्षा लगाई हो, RTI लगाई, किसी इन्फॉर्मेशन लेनी थी, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन आपके पास क्या हुई, उन्होंने देने से मना कर दिया, तो आप कहाँ जा सकते हो, CIC में। यानी कि यदि आपने केंद्र सरकार के किसी डिपार्टमेंट में लगाई है तो आप कहाँ जाओगे, CIC यानी केंद्रीय सूचना आयोग में। आपने राज्य सरकार के किसी डिपार्टमेंट में लगाई है तो राज्य सूचना आयोग में जाओगे। तो ये क्या करता है, पहली चीज़ तो कि यदि आपको शिकायत हो, यानी कि किसी भी को शिकायत हो कि आपकी पहली बात तो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड नहीं कराई जा रही, इसके अलावा आप यानी कि सूचना मांगने में असमर्थ हो, इसके अलावा क्या हो सकता है कि जैसे आपने कोई शिकायत ली और वो आपने देने से मना कर दिया, तो ये सारे बेसिस पे इन सब मामलों में क्या करती है, सुनवाई कौन करता है, आप जाके अपील कर सकते हो, वहाँ पे अपील का अधिकार भी है यहाँ पे, तो अपील कर सकते हो, शिकायत कर सकते हो। इसके साथ ये क्या करती है, आर्थिक दंड लगाती है। जैसे कोई अधिकारी था, उसने क्या RTI के अंदर क्या हुआ, इसके अंडर में इन्फॉर्मेशन देने से मना कर दिया, तो इस पर क्या लगा सकते हैं, CIC आर्थिक दंड लगा सकता है, ठीक है। इसके अलावा आगे चलते हैं। इसके अलावा डॉक्यूमेंट के रखरखाव के लिए निर्देश, कि कोई डिपार्टमेंट है, तो कोई डिपार्टमेंट जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री है, तो उसके जो डॉक्यूमेंट है उनके रखरखाव के निर्देशन की रखरखाव कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को इस फॉर्म में रखो ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन देने में क्या हो, आसानी रहे। इसके अलावा क्या क्या कह सकता है कि आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ऑटोमेटिकली ही पब्लिक डोमेन में रखो ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन मांगने की ज़रूरत ही ना पड़े। इसके अलावा क्या हो सकता है, जो जैसे RTI एक्ट है, तो RTI एक्ट के अंदर क्या हुआ, आप सबसे पहले क्या हुआ, फाइनेंस मिनिस्ट्री में मान लो आपने क्या इन्फॉर्मेशन लेनी थी, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री में नहीं ली, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री में ही आपको पहली बार अपील करने का अधिकार कहाँ होगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री। वहाँ पे भी आप संतुष्ट नहीं हुए तो आप कहाँ जा सकते हो, CIC यानी कि एक अपील का अधिकार भी होता है, तो ये अपील आप यहाँ पे कर सकते हो। और इस अपील पे जो निर्णय देते हैं आयोग, वो क्या होता है, अंतिम होता है और बाध्यकारी होता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, फाइनल होता है और बाध्यकारी होता है, मतलब यहाँ तक ही आप अपील कर सकते हो RTI के अंदर, लेकिन इन्हें यानी कि जो ये निर्णय दिया है इसको आप चुनौती दे सकते हो। क्वेश्चन यहाँ बन सकता है, भाई क्या इस चीज़ को चुनो, आप कह रहे हो कि अंतिम भी है बाध्यकारी भी है, लेकिन ये जो अंतिम और बाध्यकारी है वो है RTI एक्ट के अंदर, क्योंकि ये मैक्स मतलब अपेक्स बॉडी कौन है, सबसे ऊपर यही है, तो यहाँ तक आप जा सकते हो। लेकिन इसके अलावा फिर आप कहाँ जा सकते हो, फिर आप इस एक्ट के बाहर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाके इसको क्या कर सकते हो, चैलेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसकी शक्तियाँ थी और ये इसके फंक्शन हो गए। अब चलते हैं, ये अपने सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है भाई इस बार UPSC में, स्टेट PCS में क्या हुआ, जुलाई 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक संशोधन लेके आई RTI एक्ट में। RTI एक्ट मूल ओरिजिनल RTI एक्ट कौन सा है, सब जानते हो, RTI एक्ट 2005। इस एक्ट में संशोधन के लिए जुलाई 2019 में सरकार एक प्रपोजल लेके आई और उस प्रपोजल में 3 चीज़ चेंज करने की कहा इन्होंने। पहला चेंज था टेन्योर, यानी कि इनका कार्यकाल कितना होगा। अभी तक जो कार्यकाल था वो था 5 वर्ष या फिर 65 ईयर, यानी कि 5 साल हो जाए या फिर 65 साल की एज हो जाए। दूसरा चेंज है वो है इनका सेवा शर्त, यानी कि वेतन भत्ते,
यानी कि कितना वेतन भत्ता मिलेगा इनको, उसमें संशोधन किया है। तो ये दो इंपॉर्टेंट संशोधन किए हैं, इसके बारे में अपन देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा फ्रेंड्स। तो पहला देखो, इस अधिनियम में राज्य सूचना आयोग तथा केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्तों के सेवा शर्तों में संशोधन किया गया है। तो पहली बात तो किसमें, सेवा शर्तों में। और सेवा शर्तों में पहला संशोधन क्या है कि जो ये आयुक्त थे यानी कि सूचना आयुक्त थे, इनका जो पहले कार्यकाल था कितना था, 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष, इनको अब चेंज यानी कि इनको संशोधन के द्वारा कितना कर दिया गया है, किसके अंडर में कर दिया है, केंद्र सरकार के। यानी कि ये किसके कंट्रोल में होगा, केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार जितना इनका कार्यकाल चाहेगी उतना कर देगी। और अभी थोड़ा संशोधन हुआ है और उसमें बताया गया कि इनकी जो कार्यकाल टेन्योर होगा वो कितना वर्ष होगा, 3 वर्ष। पहले कितना था, 5 वर्ष, अब 3 वर्ष। ठीक है, तो ये पहला संशोधन है। दूसरा संशोधन देखिए, दूसरा संशोधन किया है इनके वेतन में। तो वेतन में संशोधन क्या किया है कि पहले जो सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त तो अन्य सूचना आयुक्त होते थे, इनका जो वेतन होता था वो होता था चुनाव आयोग के बराबर। लेकिन इस आरटीआई संशोधन एक्ट 2019 में जो इनका वेतन है उसको इनके बराबर ना करके क्या कर दिया है, इनका निर्धारण का अधिकार किसको दे दिया है, केंद्र सरकार को। अब इसका रीजन, इसका विरोध किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है आप बताइए। तो इसका रीजन ये है कि जो आरटीआई एक्ट में है, पहले इनका जो वेतन था वो किसके बराबर था, चुनाव आयोग। और चुनाव आयोग क्या है, एक क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक संस्था है। तो इनका क्या वेतन क्या है, फिक्स है, इसमें सरकार क्या है, चेंज नहीं कर सकती। तो इनके बराबर ही इनका था सूचना आयुक्तों का। तो सूचना आयुक्तों का और इनका इक्वल था। इसका मतलब क्या हुआ, सरकार इनके वेतन भत्तों में चेंज नहीं कर सकती थी। इस प्रकार एक तरह से इनको क्या थी, ये फ्रीडम थी, यानी कि अपना काम करने की क्या थी, स्वतंत्रता थी। तो एक तरह से आरटीआई एक्ट क्या था, मजबूत। लेकिन अब इन्होंने क्या किया, अपने हिसाब से, केंद्र सरकार ने अपने हिसाब से निर्धारित कर दिया। तो एक तरह से क्या हो गया, आरटीआई एक्ट को कमजोर करने वाला स्टेप हो गया। इसके कारण इसका विरोध हो रहा है। तो ये था इसका मेन संशोधन। एक क्वेश्चन है कि अभी अपना जो CIC यानी मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है वो कौन है, विमल जुल्का साहब। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, कमेंट सेक्शन में बताना कि फर्स्ट CIC, पहला मुख्य सूचना आयुक्त कौन था। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो। तो ये था अपने आज का सेक्शन। तो होप सो आपको समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।